हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में हम आपके इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से रिलेटेड होंगे। ठीक है जी, काफी इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहां बात हो रही है पेट्रोलियम इंडस्ट्री इन इंडिया। इससे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। ठीक है जी, पहली स्टेटमेंट देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है एशिया में। इंडिया की यहां पर बढ़ाई हो रही है। सेकंड में कह रहे हैं जो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान, ये तीनों अकाउंट करते हैं फॉर मोर देन 95% ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। थर्ड में कह रहे हैं जो इंडियन क्रूड बास्केट है एक वेटेड एवरेज है ऑफ द दुबई एंड ओमान, जिसे ब्रैकेट में सौर लिखा गया है, एंड द ब्रेंट क्रूड जिसे ब्रैकेट में स्वीट लिखा गया है, जिसके ऑयल प्राइसेस रहते हैं। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स आती हैं उन्हें अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो रिसेंटली ही एक रिपोर्ट आई थी, इंडियन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री रिपोर्ट, ठीक है, जो कि आपकी मार्च 2021 में आई थी। तो उसी के आधार पर ये कहा गया था कि जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनर है एशिया में। उसी रिपोर्ट में एक और बात की गई थी कि ऐसे 3 स्टेट्स हैं जो कि बेसिकली अकाउंट करते हैं फॉर मोर देन 95% ऑफ द ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया। पर्टिकुलरली उसमें आपका ये 96% लिखा गया है। ठीक है जी, अब क्या वो 3 स्टेट्स ये हैं? जी नहीं, उसमें आपका तमिलनाडु इंक्लूडेड नहीं है, उसकी जगह आपका यहाँ पर असम है। ठीक है जी, बाकी के 2 आपके गुजरात और राजस्थान है। थर्ड में बात हो रही है इंडियन क्रूड बास्केट के बारे में। एक वेटेड एवरेज है दुबई और ओमान की, जो वहाँ का बेसिकली आपका सौर क्रूड होगा, और जो आपके ब्रेंट क्रूड के जो ऑयल प्राइसेस रहेंगे तो उसकी वेटेड एवरेज यहाँ पर निकाली जाती है। तो बिल्कुल ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है जो कि हम बेसिक लेक्चर्स में भी डिस्कस करते हैं। बट अगर ये हम बात करें कि ये सौर और स्वीट क्या है, तो बेसिकली सौर क्या रहेगा कि जो आपका दुबई और ओमान से तेल निकाला जाता है, उसे जब रिफाइनिंग के लिए भेजा जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सल्फर कंटेंट पाया जाता है। सल्फर कंटेंट के ज़्यादा होने से क्या होगा कि उसकी जो रिफाइनिंग की प्रोसेस है वो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी, कि हमें रिपीटेटिवली उसे रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं बात करें ब्रेंट क्रूड के बारे में, तो पहली बात, ब्रेंट क्रूड आपका निकाला कहाँ से जाता है? जो नॉर्थ सी में आपके इस तरीके के प्लांट सेटअप हैं, वहाँ से जो तेल निकाला जाता है जिसे हम ब्रेंट क्रूड कहते हैं। अब इसे स्वीट कैटेगरी में क्यों डाला गया है? कि इसकी जो क्वालिटी है एज कम्पेयर टू द दुबई एंड ओमान, कि उससे काफ़ी बेटर है, कि इसकी जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो काफ़ी कम रहती है, कि उसमें इतनी ज़्यादा रिफाइनिंग नहीं करनी पड़ती, और जो हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट रहता है या डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट रहता है वो काफ़ी ईजिली अचीव हो जाता है। ठीक है जी, तो यहां पर आपकी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही थे, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही थी, तो उसी के आधार पर सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन में जो हमने रिपोर्ट के बारे में बात की उसके बारे में देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि दिसंबर 2020 के आधार पर देखा जाए तो इंडिया की जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो खड़ती है एट 259.3 मिलियन मीट्रिक टन्स, जिसके चलते इसे सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनर का दर्जा दिया गया है एशिया में। ठीक है जी, तो इसमें खास बात क्या है कि जो आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं वो ओन करती हैं अबाउट 35.29 ऑफ द टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी इन द फिजिकल ईयर ऑफ 2020। तो आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 3 स्टेट्स के बारे में जो हमने सेकंड स्टेटमेंट में बात की उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा कुछ ऐसा डेटा रहता है आपके रिपोर्ट्स में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पर ही आपके इंपोर्ट और डोमेस्टिक ऑयल प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है कि कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है अक्रॉस डिफरेंट ईयर्स। ठीक है जी, फिर आपके डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। फिर आपकी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के बारे में बात हो रही है कि ओएनजीसी कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ऑयल कितना कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आपकी ड्रिलिंग एक्टिविटीज़ की क्या डेवलपमेंट रही है। तो ये जितना भी डेटा रहेगा आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है जी, कभी भी फैक्ट के तौर पर पूछा जा सकता है। साथ के साथ आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। क्यों रहता है? कि अगर कोई भी आपको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, पेट्रोलियम इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस तरीके की कोट्स को, इस तरीके की जो आपकी रिपोर्ट्स हैं, इन्हें वहाँ पर अगर आप कोट करेंगे तो आप अपना पॉइंट एज वेल एज आंसर जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, वहीं बात करें इंडियन क्रूड बास्केट के बारे में, जैसे कि हमने बात की, तो रिसेंटली ही पीआईबी की नोटिफिकेशन आई थी, जिसके आधार पर आपके पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स का बताया गया है कि आया इसमें रेट रहा है। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और वैसे भी आपकी जितनी भी इस तरीके की नोटिफिकेशंस आती हैं तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से वो टॉपिक लिंक करके पूछा जा सकता है। ठीक है जी, तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो यहाँ बात हो रही है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के बारे में। दो स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। बहुत बार ये टॉपिक डिस्कस हुआ है हमारे लेक्चर्स में कि नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है क्या चीज़। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहले में कह रहे हैं कि कोलैबोरेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है आपके इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। सेकंड में कह रहे हैं जो फंड है जो कि NIAFL द्वारा मैनेज किया जाता है, तो इसकी रजिस्ट्री की जाती है एज द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के बारे में बात हो रही है। ठीक है जी, दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बहुत बारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं, काफ़ी हमने टिप्स और ट्रिक्स भी आपके डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको नहीं पता इस टॉपिक के बारे में तो उन टिप्स और ट्रिक्स को यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो पहली स्टेटमेंट में बात हो रही है कि ये जो फंड है, जो ये इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए ही है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, एक तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट होगी। तो आप इजीली इसे यहाँ पर नेग्लेक्ट कर सकते थे कहते हुए कि ये गलत स्टेटमेंट है, ये आपके इंटरनेशनल जो प्लेयर्स रहेंगे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड में जो बात हो रही है कि जो फंड हैं जो कि NIAFL द्वारा मैनेज किए जाते हैं, रजिस्टर किए जाते हैं एज ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या रहेंगे? जो आपके प्राइवेटली पूल्ड फंड रहते हैं जो कि इंडिया में ही इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, अर्थात कि उनकी जो स्थापना है वो इंडिया में ही होगी और ये आपके सेबी द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। तो इसी के आधार पर जो आपकी बी ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट ऑप्शन है। तो जैसे कि इसने बात की NIAFL के बारे में, एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये डाइवर्सिफाई करता है अपना पोर्टफोलियो, अलग अलग एसेट्स में ये अपना इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्राइवेट इक्विटी हो गया, अदर डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इन सभी चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि एक जनरेट किया जा सके अट्रैक्टिव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स फॉर इन्वेस्टर्स, कि जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स उसमें आएंगे। ठीक है जी, और उतना ही पैसा वहाँ से जनरेट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें NIAFL के बारे में, पर्टिकुलरली डेटा के बारे में बात करें, तो ये मैनेज करता है ऑफ ओवर 4.5 बिलियन ऑफ इक्विटी कैपिटल कमिटमेंट्स अक्रॉस 3 फंड्स। कौन कौन से हैं? पहला है मास्टर फंड, फिर आता है आपका फंड ऑफ फंड्स एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। मास्टर फंड क्या काम करता है कि बेसिकली जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, एनर्जी होगी, इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा। फंड ऑफ फंड्स क्या करेगा? जैसे आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर आपके क्लाइमेट से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहेंगे वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहेंगे वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। फिर आती है बात आपकी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ फंड की, तो ये क्या करेगा? ये भाई साहब क्या करेंगे कि जो आपके ऑलरेडी एस्टैब्लिशेड बिजनेसेस होंगे उसको और ज़्यादा एक्सपैंड करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है जी, सभी के अलग अलग डिस्टिंक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने आपकी पहली स्टेटमेंट में बात की कि पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट थी कि इसमें आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ सकते, तो उसी के आधार पर आपके करंट अफेयर रिलेटेड ही ये क्वेश्चन था कि रिसेंटली ही यूनिसन कैपिटल और जो हमारा NIAFL है, इन्होंने अनाउंस की है कि एक नया अलायंस यहाँ पर तैयार किया जाएगा ताकि जो आपके जापान द्वारा कंडक्ट किए जाने से जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर, उनकी यहाँ पर फंडिंग पूल तैयार किया जा सके। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होती तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां बात हो रही है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। कह रहे हैं कि वो एम करता है एट सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, जैसे कि आपके सोलर और विंड हो गए, विद कन्वेंशनल पावर स्टेशंस इन द ग्रिड। तो अब इस स्टेटमेंट के बारे में अगर आप देखें कि यहां बात हो रही है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के बारे में। अब आपका एक ग्रीन कॉरिडोर भी है, ठीक है जी, उसके साथ इसे कंफ्यूज नहीं करना है। बट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका कौन कौन से स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। 5 ऑप्शन दी गई हैं, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, और उससे रिलेटेड 4 कोड्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, ये आपके उन स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा रहा है जहां पर ऑलरेडी ही आपके इस तरीके के सस्टेनेबल जो एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं वो कैरी आउट किए जा रहे थे और काफ़ी अच्छे से उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये आपके 5 ही स्टेट्स उस कैटेगरी में आते हैं। साथ के साथ इसके अलावा और भी स्टेट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम यहाँ पर तैयार की गई थी फॉर इवैक्यूएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, ताकि जो हमारी ऑलरेडी कैपेसिटी है उसमें और ज़्यादा एडिशन की जा सके ऑफ द 32,713 मेगावाट। ठीक है जी, ड्यूरिंग द 12th प्लान पीरियड। तो ये बेसिक डिटेल्स रहती हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें कि क्या फंडिंग मैकेनिज्म रहेगा यहाँ पर, अब ये भी आपके लिए प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड
कि इसमें आपकी 40% तो सरकार के द्वारा जो ग्रांट दी जाएगी वो रहेगी, फिर आपकी 20% स्टेट इक्विटी रहेगी, और जो बाकी का अमाउंट रहेगा, जो 40% जो बाकी का रहेगा, वो लोन पे लिया जाएगा जर्मनी से, जिसका अमाउंट रहेगा अराउंड 500 मिलियन यूरोस। तो इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स रहती हैं आपकी, ठीक है जी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हर एक स्कीम से रिलेटेड जो कि पता होनी जरूरी है। पहली कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या हम कह सकते हैं कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा वो स्कीम लॉन्च की गई है। फिर बात करते हैं कि टारगेट एरियाज क्या रहेंगे उस स्कीम के, कि क्या वो आपके सभी स्टेट्स में रहेगी या पैन इंडिया में इंप्लीमेंट की जाएगी। और थर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो है फंडिंग का, कि उस स्कीम की फंडिंग किस तरीके से की जाएगी। आपको कई बार अगर यूपीएससी के अलावा आप और भी एग्जाम्स दे रहे हैं तो वहाँ पर भी ऐसे आपको क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है किसी भी स्कीम से रिलेटेड कि इसकी फंडिंग किस तरीके से होगी, या इसमें फंड कौन प्रोवाइड करेगा, केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी, या बाहर से कहीं से फंड लिया जाएगा। तो बेसिक से पॉइंट्स आपको हर एक स्कीम के बारे में पता होने जरूरी हैं। तो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो पहला आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है वो राजस्थान में तैयार किया जा रहा है, जिसमें आपकी दोनों ही सोलर एज वेल एज विंड पावर का कॉम्बिनेशन तैयार किया जाएगा। ठीक है जी, अब देखते हैं किस तरीके से तैयार किया जाता है, कितनी ये वहां पर एफिशिएंसी दिखा पाता है, कितनी जो एनर्जी जनरेट करने की बात की गई है उसके गोल को कितना पूरा कर पाता है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि यहां कह रहे हैं जो आपका लीड्स इंडेक्स है 2019 का, जिसके आधार पर एक कहा गया है कि टॉप रैंकिंग जो स्टेट है वह है आपका गुजरात, जिसके बाद है आपका पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो बहुत सिंपल सी चीज यहां पूछी गई है कि लीड्स आपका इन 4 ऑप्शंस में से किसके लिए एक्रोनियम यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके करेक्टली मार्क कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड 2-4 बातें कर लेते हैं। तो यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आप जरूर अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली जो आपका लीड्स इंडेक्स है एक एफर्ट है हमारी कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री का कि एक एस्टैब्लिश की जा सके कि बेसलाइन ऑफ द परफॉर्मेंस जो कि आपकी लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स में होगी, कि किस तरीके से परसेप्शन है यूजर्स का और जो स्टेक होल्डर्स जो कि इन्वॉल्व हैं स्टेट लेवल पर। ठीक है जी, तो बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक स्टेक होल्डर एंगेजमेंट वहां पर प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, डिस्कशंस वहां पर प्रोवाइड करेगा और एक इवॉल्विंग एक्शन प्लान वहां पर प्रोवाइड करेगा बाय द वेरियस एजेंसीज। तो हालांकि जो आपकी राज्य सरकार है, या जैसे कि यहां पर हमने बात की आपके स्टेट्स को रैंकिंग दी जा रही है, तो उन स्टेट्स की जो राज्य सरकार है तो उसकी परफॉर्मेंस को ये यहां पर असेस नहीं कर रहा है, बल्कि ये वहां पर ये पता करने की कोशिश कर रहा है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी है वो किस लेवल तक है। ठीक है जी, कि क्या वहां पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और उससे रिलेटेड स्कीम्स लॉन्च करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन किया जा सके। तो वहीं पर एक स्टेट्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो लीड्स इंडेक्स आपका 2019 में आया था, उसके बाद अभी तक नहीं आया है, तो अभी हम इसी को कंसीडर करते हुए बात करेंगे कि टॉप रैंकिंग स्टेट आपका इसमें गुजरात पाया गया है, फॉलोड बाय द पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। फिर बात आती है आपकी हिली ईस्टर्न स्टेट के बारे में, तो त्रिपुरा को बताया गया है इसमें आपका टॉप परफॉर्मर। फिर आपकी यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ को आपका बेस्ट परफॉर्मिंग यूटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है जी, तो इस तरीके के डेटा भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है जी, तो इसे अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कर लीजिएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, लीड से रिलेटेड आपसे पूछा गया था, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। बहुत ही एक सिंपल सी न्यूज आई थी कुछ साल पहले, अगर आपको पता होगी तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि आपके 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। सेकंड में कह रहे हैं जो आपका 100th एयरपोर्ट है वो इनॉग्रेट किया गया था गोवा में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करते हुए इस क्वेश्चन को करेक्टली मार्क कीजिए, फिर इससे रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपकी स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है कि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट में बात हो रही है 100th एयरपोर्ट की, ये गोवा में नहीं, ये आपका सिक्किम में किया गया था। ठीक है जी, 2018 की ये बात है। यूपीएससी आपके 2 साल पुराने करंट अफेयर्स भी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है जी, तो प्राइम मिनिस्टर ने इसका इनॉग्रेशन किया था सिक्किम में। एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, पैक्योंग करके एक जगह है वहां पर, जो कि आपकी 30 किलोमीटर है गैंगटॉक से। तो बेसिकली इस एयरपोर्ट के चलते जो सिक्किम स्टेट है उसे एक मेजर बूस्ट प्रोवाइड किया गया है कनेक्टिविटी का,
क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी इंडिजीनियसली डेवलप्ड प्रोडक्ट्स होंगे उन्हें एक माध्यम मिलेगा कि वो बाहर जाके बेच सकते हैं। टूरिज्म सेक्टर को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर विजिट करेंगे, वहाँ की जो इकॉनमी है उसको और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हें मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ करते हुए अपने आंसर को वहाँ पर अच्छा बना सकते हैं। एक और ख़ास बात एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अगर हम बात करें कि जो आपका DGCA है जो कि भारत सरकार का है, वो रेगुलेटरी बॉडी का काम करता है जो कि आपके सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है जी। हालांकि जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि आपकी दोबारा इसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर रहती है फॉर क्रिएटिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। ठीक है जी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से रेगुलरली अपने करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। डेली का ये आपका 5 क्वेश्चंस का जो सेशन है इसे ज्वाइन करते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए अपनी जो आपकी प्रिपरेशन लेवल है वो कौन से लेवल तक पहुंची है। साथ के साथ जो हमारी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है आप उसको भी जाके रेफ़र कर सकते हैं। हमारी इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो हमारे टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है जी। जाते जाते एक और पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमारे बैच 4 के जो कोर्सेज हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। इसके एनरोलमेंट आपकी 1 to 31 जुलाई शुरू कर दी गई है। 4 कोर्सेज हैं इसमें आपके। PCM कोर्स प्रीलिम्स कम्स मेंस जिसका आपका GS कवर किया जाएगा, सोशियोलॉजी जो आपका ऑप्शनल कोर्स रहेगा, PSIR आपका ऑप्शनल यहाँ पे सब्जेक्ट तैयार किया जाएगा और essay कंपोनेंट भी यहाँ पर तैयार करवाया जाएगा। ठीक है जी। 2 अगस्त से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एनरोलमेंट की डेट आपकी लास्ट 31 जुलाई तक है। तो ज़रूर इससे रिलेटेड जो भी अगर आपकी क्वेरीज हो या आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर प्रोवाइडेड है। उससे रिलेटेड अगर आपको किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी हो तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आपको सारी डिटेल्स मिल सकती हैं। ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।